ये अरविंद शर्मा जी के ऊपर डाला डायरेक्ट एलिगेशन है कि उन्होंने न्याय नहीं किया है और हम इसके लिए निश्चित रूप से हाई कोर्ट, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट जहां भी आवश्यकता हुई जाएंगे और नेक्स्ट व्यक्तिगत तौर पर इनके खिलाफ हम क्रिमिनल केस रजिस्टर कराने का प्रयास करेंगे। आप सोचिए सर, ये न्याय है क्या? ये चुनाव है क्या? इस संविधान की रक्षा हो रही है क्या? ये भगवान ही मालिक है इस देश का, प्रजातंत्र का। और हमारे जो मुखिया बैठे हैं दिल्ली में और मध्य प्रदेश की राजनीति में, इनका भगवान सद्बुद्धि दे, तो आने वाली पीढ़ियों का भला हो जाए, वरना प्रजातंत्र का गला घुटता रहेगा और लोग इस तरफ चिल्लाते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। अगर हमारी पिटीशन अलाउ हो गई कि तीनों मेंबरों की सदस्यता खत्म होगी और दोबारा चुनाव होंगे, ये निर्णय। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज हो गया और पर्चा खारिज होने के बाद से कांग्रेस सदमे में है और वाजिब भी है। उसने जिस तरह की तैयारियां की थी, क्योंकि जो यहां तीसरी सीट के लिए चुनाव हो रहे थे, उसमें जो वोट का गणित है, स्पष्ट तौर पर यह सीट कांग्रेस को मिल जानी थी। लेकिन जो जोड़ तोड़ के लिए जिस तरीके से कहीं बाड़ाबंदी और तमाम चला था, और इन सब के बीच में खबर आई कि पर्चा खारिज हो गया। और फिर हमने इसके बाद जो मध्य प्रदेश के नेता है कांग्रेस के, सबके चेहरों को पढ़ा और इसमें सबसे ज्यादा अवसाद कहीं नजर आया तो वो मीनाक्षी नटराजन। उनके साथ साथ एक और ऐसे शख्स हैं, नाम है जेपी धनोपिया। और जेपी धनोपिया मध्य प्रदेश कांग्रेस जो कमेटी है उसके प्रभारी हैं निर्वाचन आयोग के। तो मलाल तो सबके मन में है और बहुत सारे सवाल भी बने हुए हैं। चलेंगे हम उन्हीं से बातचीत करने के लिए सीधे धनोपिया जी के पास। धनोपिया जुड़ गए। धनोपिया जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार मुझे पता चला संजीव जी, आप शायद ग्वालियर पहुंचे हुए हैं। आज आपको कुछ शायद एक 13वीं में पहुंचना पड़ा है, कार्यक्रम कोई है आपका जो बताया पारिवारिक। मैं आपको इसलिए कस दिया कि ये जो पूरा मसला मामला है, जिस तरह की आपत्तियां निकल कर आई, उसमें कहीं ये ब्लेम है कि कांग्रेस ने नामांकन तक ठीक से नहीं दाखिल किया। और जो आदेश हमने देखा है वो 2 प्रश्नों का आदेश अरविंद शर्मा जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इस चुनाव के और साथ में मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के प्रमुख सचिव भी हैं। तो ये जो आपत्तियां हैं निकल कर आया है, उसमें एफिडेविट पर कुछ आपत्तियां हैं आपकी कि कहाँ सील सिक्के प्रॉपर नहीं थे, वो पेज नंबर 5, 6, 7 वो मैंने शपथ पत्र दिखाया है, बार बार दिखाया है, आपने मुझे भेजा हुआ है। और बाकी ऑर्डर है, आप भी कहीं ना कहीं एक जो कहीं एक ऐसा ब्लेम के कटघरे में है कि कहीं चूक हो गई। क्या कहेंगे आप? संजीव जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। फॉर्म रिजेक्ट होना हम सबके लिए बहुत कष्टदायी है। मैडम नटराजन के साथ साथ मैं और मेरे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष, सारे वरिष्ठ नेता भी इस बात से बड़े दुखी हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर पहुंचकर काम कर रही है और किस स्तर पर अधिकारी को साथ दे रहे हैं। इस आधार में क्या होगा? जब आपको मालूम था कि आप पास 10 वोट कम है, तो तीसरा प्रत्याशी खड़ा करने का औचित्य क्या था? तीसरा प्रत्याशी खड़ा तब किया आपने जब आपको ये भरोसा हो गया कि हम कहीं ना कहीं से 10 का बजट बढ़ा देंगे, 10 वोट हमारे हो जाएंगे, या नहीं होगा तो आखिरी में फॉर्म रिजेक्ट करा देंगे। दोनों ही विकल्प रहे होंगे, वरना तीसरे उम्मीदवार का क्या मतलब था? मुख्यमंत्री जी क्यों इस बात के लिए रिस्क लेते कि भाई अपनी इज्जत को दांव पे लगाते हो, तीसरे आदमी को हर बार करते? 2016 में हो चुका है ऐसा। विनोद घोटिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। निश्चित रूप से आज जो परिस्थितियां हैं वो इसी ओर कर रही है कि षड्यंत्र बहुत बड़ा संकेत है। और इस संकट में और इस षड्यंत्र में जो लोग साथ हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के, वो भी चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य बात का होता है कि जो निर्वाचन अधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, विधानसभा के प्रमुख सचिव से अरविंद शर्मा, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लोकसभा में रहे हैं और उन्हें कानून का कितना ज्ञान है, उनके ऑर्डर से ही आपको दिख रहा होगा। आप ऑर्डर को पढ़िए, उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद मैं समझता हूँ कि शायद हायर सेकेंडरी का लड़का भी कहेगा कि ऑर्डर से समझ नहीं आ रहा कि कहना क्या चाहते। 2 पेज में से उन्होंने एक बात लिखी है कि साहब उन्होंने वहां पर प्रकरण को छिपाया है, इसलिए निरस्त किया था। मैं अब आपके सामने अपनी बख्शी से रखना चाहता हूँ, उनके नामांकन फॉर्मेट कहीं कोई गलतियां नहीं, उनकी शपथ पत्र में कोई गलतियां नहीं। शपथ पत्र की मैंने कॉपी आपको दी है, जितने ऑफिसर लगे हुए हैं सारे के सारे आप देखिए दुरुस्त हैं, सारी सील लगी हुई है, सारे कॉलम भरे हुए हैं, कहीं कोई कॉलम नहीं है। और दूसरा ये नियम है कि अगर शपथ पत्र संलग्न है एफिडेविट के साथ, उसके नामांकन के साथ, और उसमें कोई किसी भी विषय की कोई डाउट है, कोई गलती है, कोई चूक है, कुछ है, तो उसका फैसला रिटर्निंग ऑफिसर नहीं करता है, बाद में चुनाव याचिका में कोर्ट करता है कि अगर ये सही होता तो क्या होता, नहीं होता तो क्या होता। ये ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या है, पता नहीं कहाँ से स्थिति को वो किया। अचानक 2 बजे जब हम कल इंस्टीट्यूट में पहुंचते हैं, मीनाक्षी जी हमारे साथ में हैं, हम लोग पहुंचे 2 बजे, तो वहां देखते हैं हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रोहित आर्या आके बैठते हैं। क्या रखे सामने, आप कौन? बोले साहब भारतीय जनता पार्टी की ओर से हूँ।
बैठे रहे, थोड़ी देर में आ गए। नियम ये है कि प्रत्याशी या उस प्रस्तावक एवं एक व्यक्ति कोई भी वहां पर स्क्रूटनी में शामिल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग थे, 6 हो सकते हैं। आदरणीय जस्टिस जो रोहित आर्या साहब है, ना उनको अथॉरिटी लेटर सारा कुछ था, बाद में वहीं पे काट के दिखाया गया। पहले बोले कि मैं पार्टी की ओर से हूं, मैं और राहुल कोठारी हम लोग दोनों के लिए पार्टी की ओर से हैं। मैंने एप्लीकेशन लिया कि श्रीमान जी बताइए कहाँ प्रोविजन है पार्टी के एक प्रतिनिधि आने का। उन्हें किताबें देखी, जानकारी थी नहीं आदरणीय अरविंद शर्मा जी को, कुछ तो मालूम था ही नहीं। किताबें पलटने के बाद 15 मिनट बाद बोले हाँ साहब को प्रोविजन नहीं है, इसलिए सॉरी आर्य साहब, मैं सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुमने फिर आर्य साहब का नाम किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर काट के प्रतिनिधि कर दिया। वो प्रतिनिधि नहीं बैठा रहा, उन्होंने कहा इनके नाम पे कर दिया गया। ठीक है, हमें कोई बड़ा ऐसी षड्यंत्र की उम्मीद नहीं थी, हमने कुछ उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। पहले फार्म आए, नामांकन फार्म, उन्होंने कहा था पहला फार्म हमारे आदरणीय रजनीश अग्रवाल का है, बताइए क्या करना है। तो उनके साथ स्क्रूटनी करना आपका काम है, आप देखिए, अगर आप कहते हैं कि सारा सही है, कोई डाउट नहीं है, तो कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने कहा नहीं सारा सब चेक कर लिया, हमारा बिल्कुल पूरा अपडेट है, कर लीजिए। दूसरे फार्म का उन्होंने कहा चुप साहब का, बोले ये भी पूरा ठीक है, दिल्ली से सज्जन आए भी उनके नाम पर, वो बैठे। थोड़ी देर के बाद जैसे ही हमारा नंबर आता है तो जस्टिस आर्या कहते हैं साहब मुझे आपत्ति है। आपत्ति क्या है? एक लेटर से खबर दिया। बीच में टोकूंगा, आपने कहा कि उनको तो उनके तो वहां अनुमति पत्र था ही नहीं, फिर वो कैसे नहीं था भाई काट के किसी उन्होंने काम पे किसी कर दिया, मुझे नहीं मालूम। मैं तो ऑर्डर में देख रहा हूँ कि उनको महेश केवट का प्रतिनिधि बताया गया है, जबकि पहले उन्होंने कहा था कि हम पार्टी की ओर से आए हैं। जब मैंने आवेदन लिया पार्टी का कोई प्रावधान नहीं है तो उन्होंने मना करना पड़ा उनको, साहब कोई नहीं है। तो राहुल कोठारी का तो नहीं हुआ, इनका नाम पता नहीं किसी जगह पर काट के लिखा है, ऐसा वो कहते हैं। ऑर्डर में देख रहा हूँ मैं तो वहां लिखा हुआ है जस्टिस रोहित आर्या महेश केवट के प्रतिनिधि। आप ताज्जुब करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जस्टिस आर्या जो हाई कोर्ट जज के रहे, रिटायर्ड जस्टिस, उनके अंडर में पूरा प्रदेश आता था मध्य प्रदेश। तो नियम है, ये परंपरा है कि वहां के रिटायर्ड जस्टिस ऐसी जगह पर अपेयर नहीं होंगे जहां उनके अंडर में उनके अधीन कभी न्यायालय की सुनवाई कार्रवाई हुई हो। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई भी हाईकोर्ट में होती है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको तो क्योंकि आप जानते हैं कहीं ना कहीं से बड़े लोगों का डायरेक्शन हुआ था, आप तो जाइए बैठिए। उनके साथ में राकेश सिंह मंत्री हैं, भगवान दास सबनानी हैं, पता नहीं कितने 5-6 लोग आके बैठे हुए हैं। अचानक वो कहते हैं साहब कि फार्म में गलती है, क्या है? एक कागज निकाल कर देते हैं, बहुत काला पीला सा कागज जो मैंने भेजा भी है, उसमें कह रहे साहब ये नोटिस है इनका कोर्ट का, इन्होंने छिपाया है इसके अंदर। भैया किसने दिया ये? पता हो राहुल कोठारी ने दिया है। राहुल कोठारी का लेटर लगाया, राहुल कोठारी ने केस नंबर भी लिखा है, नोटिस नंबर सब लिख के दिया, उन्होंने रख लिया। उसके बाद में हमने कहा साहब इसमें केस नहीं है, ये नोटिस है, और नोटिस के बारे में हमने नहीं लिखा क्योंकि नोटिस कोई कागज होता नहीं है, कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है, कोई FIR नहीं है, कोई पुलिस थाने रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा नहीं साहब इसमें तो फॉर्म रिजेक्ट होगा, उनका बाकी लोगों का ऑब्जेक्शन था। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा एक काम करिए, ये नियम है कि स्क्रूटनी के दौरान किसी प्रकार की कोई त्रुटि आती है जिसका निराकरण होना है तो उसके लिए सेकंड डे 11 बजे का टाइम निर्धारित होता है। ये चुनाव की जो गाइडलाइन है उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, मैंने हवाला दिया, उन्होंने पहले बोल दिया ठीक है कल 11 बजे, पीछे से सारा हुआ। राकेश सिंह बैठे थे, राकेश सिंह किसी जमाने में उनके बड़े नजदीकी रहे, जब वो पार्लियामेंट में सेक्रेटरी थे, उन्होंने क्या इशारा किया क्या नहीं किया। निदेशक पद पर थे, यहाँ आए थे, उनका जनवरी 24 में रिटायरमेंट था, आखिरी 5 दिन जो बचे थे उनकी नौकरी के, तब उनको जो रिटायरमेंट के उसके ठीक पहले सम्मेलन हुआ था उनका सेक्रेटरी के दौरान। हाँ तो इन सब चीजों को हमने कोई वो नहीं थी तवज्जो, मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब एक काम करते थे 5 बजे का टाइम है। मैं कहा बहुत जल्दी हो जाएगा, अभी तो 3 तो बज रहे हैं, हमें कब इसका टाइम मिलेगा, जवाब देंगे, ये करेंगे, 3 आपत्तियां हैं। तो 5:30 बजे का टाइम उन्होंने तय कर दिया। हमने वहीं बैठकर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी आ गए, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, कमलेश पटेल, हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण वहां पर आ गए और विधानसभा में बैठे हमने रिप्लाई बनाया। हमारे सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे थे अजय गुप्ता जी, वो वहां पर आ गए। विवेक तनखा जी से बात हुई, उन्होंने कहा भाई केस क्या है? केस में इसमें ये है, एफिडेविट तो कोई वो नहीं है जो एफिडेविट बाइंड बता रहे हैं, हमने देख लिया एफिडेविट कॉपी में सारे सारे हैं, सील भी लगी है, कालम भी भरे हैं, कहीं कोई छूटा नहीं है। एक पॉइंट है जिसमें कहा जा रहा है कि आपने नोटिस इसमें नहीं दिखाया, आपने कोर्ट का संबंध दिखाया, ये नहीं दिखाया। तो विवेक तनखा जी ने कहा कि ये नोटिस किस धारा के अंदर है? 223 BSN के अंतर्गत है, जिसमें दिया गया है कि नोटिस टू दी रिस्पोंडेंट बिफोर टेकिंग द कॉग्निजेंस बाय द ऑनरेबल कोर्ट। तो बताइए आपको एक शिकायत आई है कि केस आपका हम रजिस्टर करें या नहीं करें? मैंने कहा था ये नोटिस हमारी नॉलेज में नहीं है, अभी हमें इसको जवाब देने के लिए डिटेल चाहिए पड़ेगा। 5:30 बजे हमने जवाब दिया, तो हमने कहा था ऐसा हुआ है, वहां पर ये हमें नोटिस मिला था, हमने नोटिस का जवाब एडवोकेट से दे दिया है, एक केस रजिस्टर्ड नहीं है, ना कोई FIR है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। इसके बाद में हमने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट दिया 94 का, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी डिस्प्यूट
शपथ पत्र में अगर है तो उसको डिसाइड करने का अधिकार रिटर्निंग ऑफिसर को नहीं है। इट इज ए मैटर ऑफ द इलेक्शन पिटीशन। आपको फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको सिर्फ ये देखना फॉर्म के साथ जितने आवश्यक दस्तावेज होते हैं, उसकी जो सिक्योरिटी राशि जमा है कि नहीं, फॉर्म ए बी है कि नहीं, कास्ट अगर की आवश्यकता है, कास्ट प्रमाण पत्र है या नहीं, दूसरा उसका जो मतदाता सूची का प्रमाण पत्र है कि नहीं, शपथ पत्र के सारे कॉलम भरे हैं कि नहीं, सारी देखना वो आप देख लीजिए, सारी सही है। उन्होंने कहा साहब ठीक है, बहुत ज्यादा समझ में उनके नहीं आया, और 6:30 बजे का टाइम उन्होंने कहा हम ऑर्डर कर देंगे 6:30 बजे। अब 6:30 बजे ऑर्डर कर देंगे, इसे 6 बज गए, आधा घंटे ऑर्डर साइड क्या हुआ रखा था, 6:30 बजे के 5 मिनट पहले ही वो आए और 2 पेज का ऑर्डर लाके दे दिया। आप ऑर्डर पढ़िए, ऑर्डर मेरे सामने नहीं है, मुझे रट गया है पूरा ऑर्डर। उन्होंने पूरे पॉइंट लिखे कि शपथ पत्र में ये मिस्टेक की, इन्होंने आपत्ति ली, इसकी आपत्ति ली, ये 3 आपत्ति उन्होंने कोर्ट कर दी। चूंकि हमने उनको आपत्ति एक बात की बोली कि राहुल कोठारी ने जो आपको शिकायत दी है तेलंगाना के मामले में, तो राहुल कोठारी इज नॉट वोटर, इज नॉट कैंडिडेट, वो कैसे दे सकते हैं? कोई भी आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार उनको कहां से आ गया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जस्टिस आर्या ने, ये पार्टी जस्टिस आर्या ने आर्गूमेंट किया। सर, आर्गूमेंट करने वाली बात अलग है, आपको आपत्ति किसने दी? तो उन्होंने क्या किया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ऑर्डर सामने पढ़िए आप, उनको लिखा उन्होंने ये था, हमारा जवाब आ गया। अब हमारे जवाब को आपने स्वीकार किया, अस्वीकार किया, ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा, कुछ भी नहीं है, भूल गया। इतनी हड़बड़ाहट में, इतना प्रेशर उनके माइंड पे चल रहा है कि भैया अपना तो एक ही टारगेट है, सिंगल लाइन अर्जुन की। आप ये कह रहे हैं कि ऑर्डर पहले से लिखा रखा था? yes, राहुल yes. राहुल कोठारी का नाम भी बदला गया, उस शिकायत जो शिकायत थी उसमें कुछ ऐसा नहीं बदला गया, मतलब वो भाई मैं ऐसे कर रहा हूँ, उन्होंने राहुल कोठारी को बाद में ऐड किया गया, पूरा लिखा, क्योंकि मैं राहुल कोठारी को रिकॉर्ड पर ले आए थे, तो उन्होंने, आप देखिए ऑर्डर में लिखा हुआ है, जस्टिस रोहित आर्या ने ये कहा और नीचे लिखा कि इसी प्रकार की एक शिकायत राहुल कोठारी ने की है। अरे हु इज राहुल कोठारी? What cognizance you have taken? Whether it has been accepted, it has been rejected, what you have done? क्या किया आपने? उसने नहीं लिखा, क्या आपको बताना चाहिए ना कि भैया राहुल कोठारी की शिकायत को मैंने स्वीकार नहीं किया या स्वीकार कर लिया, ऐसी समान प्रस्तुत की है। बट व्हाट यू डिड, क्या किया आपने? आपने उस बात को नहीं किया। इसके बाद में हमारा बार बार कहने के बाद ये नोटिस आप जो है रिस्पोंडेंट अजय गुप्ता जी सीनियर एडवोकेट ने बहुत अच्छी बहस की, उन्होंने बहुत अच्छे सारे डॉक्यूमेंट बताए। उन्होंने कहा कि साहब इसको अगर कोई भी आदमी अभी आज जाके आपके खिलाफ मैं कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा दूं कि साहब 160 में प्राइवेट कंप्लेंट, और वहां से आप पास आए बताइए अटेंड करना है कि नहीं करना, तो क्या आपका केस हो जाएगा? कि मगर साहब वो यूं सुनते रहे, नजरें मिलाने को तैयार नहीं थे, नारे उनको थी नहीं। एक पुलिस के अधिकारी हैं जो उनके डिप्टी सेक्रेटरी है असिस्टेंट, और खुद वहां से आए हुए, कोई कानून की जानकारी नहीं है, ना वो न्यायिक के है, ना IAS है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी परिस्थितियां रही है। अब इसके बाद उनको कम से कम इस बात को करना चाहिए था, हमारे द्वारा दिए गए रिप्लाई को ऑर्डर में मेंशन करते हैं आप, हमारे दिए आपत्तियों के निराकरण के संबंध में लिखते कि मैंने स्वीकार की कांग्रेस पार्टी की आपत्तियों के निराकरण को किया गया। आपको लिखना चाहिए था कि इस एडवोकेट ने ये कहा, इन्होंने ये कहा। जस्टिस रोहित आर्या की बात लिख रहे हैं और दूसरी बात लिख रहे हैं, किसी लिख रहे। और मजेदार बात यह है, कापी मैंने दी है, भेज दूंगा अभी, कि महेश केवट की शिकायत है, महेश केवट के आपत्ति में कहीं पे भी तेलंगाना कोर्ट का हवाला ही नहीं है, कोई हवाला नहीं है, लिखा ही नहीं है उसने, उसे आता ही नहीं है कुछ। ऊपर काले पैसे लाइन लिखी है, इनके विरुद्ध तेलंगाना में केस चल रहा है, एक सिंगल लाइन ऊपर हाथ से लिखी हुई है, बाद में कब लिखी गई वही पता नहीं, कब लिखी इसकी कोई जानकारी नहीं हमारे को, लिखवा दी और उसमें ऑर्डर कर दिया कि साहब इनकी नॉलेज में था, इनका वकील अपियर हुआ था, इनका ये हुआ था, तो किसी आप तो इसको फार्म को रिजेक्ट करते हैं। आप सोचिए सर, ये न्याय है क्या? ये चुनाव है क्या? ये संविधान की रक्षा हो रही है क्या? वहां पर हमारे CEO बैठे हुए थे, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजीव झा, उनके हाव से लग रहा था कि वो भी उनकी बात से सहमत नहीं हो रहे, लेकिन वो सिर्फ वहां पर एक सुपरवाइजर की भूमिका में थी, निर्णय तो उनको ही करना था। आप देखिए बाद में इन्होंने भाजपा के लोगों ने उधम करना शुरू कर दिया, 400-500 लोगों ने विधानसभा का कार्यालय घेर दिया, जिंदाबाद गुंडागर्दी नारे लग रहे हैं, दुनिया भर की वो हो रही है, और बाद में SP आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, कमिश्नर आ रहा है, आगे ऐसा कहा छावनी बन गई। साहब हमें मानने में क्या है, मैं कॉन्फिडेंस था कि फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अगर कानून का ज्ञान है तो। लेकिन हमारे यहाँ जो दूसरे लोग थे पॉलिटिकल, वो कह रहे थे कि भैया पॉलिटिक्स समझो, ये हर हालत में फॉर्म रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि विधायक भोपाल से बाहर जा रहे हैं, इनकी रेंज के बाहर हो रहे हैं, विधायक खरीद नहीं पाएंगे, इसलिए इनको फॉर्म रिजेक्ट करने के अलावा दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। और वही परिणाम हुआ, उन्होंने ऑर्डर दे दिया, आप ऑर्डर तो पढ़ लीजिए, कहीं कोई निराकरण नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और उन्होंने ये नहीं लिखा, हमने जो कहा है, हमारी बात को लिखा ही नहीं इसके अंदर। हम जो कह रहे हैं बार बार साहब, नोटिस साहब रिस्पोंडेंट का मतलब ये है, BS धारा 223 का मतलब ये है, किताब दी, जजमेंट दिया, कॉपी दी, सब कुछ भी नहीं लिखा, तो क्या मानेंगे साहब इसको? तो लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है ना किसी के सारे पर, क्योंकि उनको तो एन कैन प्रकरण जो आदरणीय विवेक तनखा जी से बात हुई, विवेक तनखा जी ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस किया कि अभी तक भैया वोट चोरी का चल रहा था, अब सीट तक कहती हो गई है। आप मान के चलिए ये सीट को
छीन के ले गए। अब होता क्या है, अब प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया ये है, हम कल चुनाव आयोग में हमने शिकायत शाम को की, हमारे लोग गए मिलने के लिए सीओ के यहाँ, नहीं मिल पाए, दिल्ली में गए नहीं मिले, दिल्ली में हमारे बड़े नेता के वहां बैठ गए, सुबह का टाइम तय हुआ, 12 बजे का वहां का टाइम हुआ, वहां आज ज्ञापन दिया गया है। अब उसके बाद क्या ऑर्डर हुआ है, क्या जानकारी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि लेकिन जो हालात है उसमें उनके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट इज द अथॉरिटी, वो चाहे तो इसको विवेचना में लेकर इसका निर्णय कर सकते हैं कि धारा 223 का इशू नोटिस क्या अपराध की श्रेणी में आता है, कौन सी उसमें आता है। आपने उसको 2 साल की सजा का बताया, आप देखिए इस प्रकरण में 2 साल से हो सकती है। प्रकरण क्या है, 1 मिनट और दूंगा मैं आपका संजीव भाई। 2017 में एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता ने वहां के एक कांग्रेस नेता पर आरोप लगाया कि साहब मेरे को इन्होंने हरासमेंट किया है, और 2017 से कार्रवाई नहीं हुई। बेचारी मीनाक्षी नटराजन जी 2025 में तेलंगाना की प्रभारी बन गई, तेलंगाना की बन गई, तो उन्होंने इनको लेटर दे दिया कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पे और इनके नाम पे कि सर फला फला व्यक्ति पे मैंने, इसने मेरे साथ शिकायत शुरू की है, मैंने किया तो कार्रवाई नहीं, सिर्फ बाहर निकालो पार्टी के। इन लोगों ने उसको देखा, रख लिया अपने पास में, तो उसने इस बात की कहा कि इनको भी पार्टी बनाओ, दे आर सपोर्टिंग द कल्प्रिट, इनने अभी जिसको मैं बना रही हूँ उसको उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अरे हमने अपराध में शामिल नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं है, हम कहां से अपराधी होगा भाई, कहां से कौन सा न्यायालय कर देगा इस बात को। लेकिन इन्होंने जो मन मर्जी और धर्मता दिखाकर लोकतंत्र का गला घोंटा है। एक बेचारी महिला को, महिला संरक्षण की बात करने वाले लोगों ने जिस तरह दरकिनार किया है, अपने आप में आने वाला वक्त इन्हें माफ नहीं करेगा। और मैं आज दावे से कहता हूं कि अरविंद शर्मा जी इस बात के लिए तैयार रहे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके विरुद्ध स्ट्रक्चर पास कराने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे व्यक्ति को कभी भी इस तरह के काम नहीं दिए जाए जो इस तरह के दबाव में काम करते हैं, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। जिस तरह ये मेरा कहना है कि सीधा मेरा आरोप है कि विधानसभा में प्रमुख सचिव ने अंडर प्रेशर सरकार के दबाव में हड़बड़ाहट में ऑर्डर किया है। 50 गलतियां उस ऑर्डर में, न सिक्टों से जम रही है न मालूम पड़ रहा है कि भैया हमारी शिकायत कौन सी थी, क्या हुआ क्या नहीं किया। आपने हम पे 6 आरोप लगाए, शपथ तब नहीं, उन क्या हुआ भैया, फिर आप लिखते ना तो सबको गलत पाएगी, आपने नहीं लिखा। तो इससे आप लगा दीजिए संजीव भाई कि किस तरह के हालात मध्य प्रदेश में बने हुए हैं, क्योंकि तीसरे प्रत्याशी था। अभी भी क्या है, नियम प्रक्रिया ये है कि राज्यसभा का चुनाव आम जनता का चुनाव नहीं होता है। 58 वोट का कोटा है, 58 दिया, 174 इनको वोट आना चाहिए, इनको 174 वोट है नहीं, आप वोटिंग कराइए, बताइए तीसरा आदमी आपका कैसे जाएगा, तीसरा आदमी का 50 वोट पर जा सकता है क्या। लेकिन उनको तो मनमर्जी से काम करना है, इसी भगवान ही मालिक है इस देश का, प्रजातंत्र का। और हमारे जो मुखिया बैठे हैं दिल्ली में और मध्य प्रदेश की राजनीति में, इनका भगवान सद्बुद्धि दे तो साथ आने वाली पीढ़ियों का भला हो जाए, वरना प्रजातंत्र का गला घोटता रहेगा और लोग इस तरफ चिल्लाते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। बिल्कुल नहीं, आपने पूरा वो सीन जो है रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष का पूरा दृश्य लाइव है, मतलब वीडियो समान आपने प्रस्तुत कर दिया। और वहां पे बैठा हुआ है संजीव भाई, और 25 साल से, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि पहले उन्होंने अगले दिन 11 बजे तक का वक्त दिया था, आप लोग सारी हाँ नहीं, फिर उसके बाद कौन इशारे, किसके इशारे, थोड़ा आप राकेश सिंह बैठे हुए थे, राकेश सिंह मंत्री बैठे हुए थे, विधायक बैठे हुए थे, केराज विजय की गमछा डाल के मैं घूमते हुए नजर आ रहे थे, सारे लोग वहां पर थे। भाई क्या काम था इन लोगों का, ये सब थे। मेरा कहना यह है एक्चुअली में कि मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो नियम प्रक्रिया उसका कोई पालन नहीं किया गया, किसी भी तरह का कोई वो नहीं किया गया। आदरणीय अरविंद शर्मा जी को चाहिए था 11 बजे का टाइम रखते, हमारी बात को फिर ऑर्डर में स्पष्ट करते, लिखते और वहां से सर्टिफाइड कॉपी पेश करने थे। कोई सर्टिफाइड कॉपी पेश नहीं की उन लोगों ने, एक कागज दे दिया है निकाल के मोबाइल का काला, बिल्कुल सर ये केस है, ये केस है, ये केस है। देखिए कहीं कहां से है, कौन सा केस है भाई, केस है भी तो केस क्या है ये तो समझ लीजिए। अगर किसी आदमी ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे उंगली में आप भी छिड़ गई है, दवाई दे दीजिए, तो डॉक्टर साहब को उंगली काट के ऑपरेशन करके बाहर कर देंगे क्या। क्या न्याय किया आपने भाई, क्या कहां से न्याय किया है। इसमें और भी पूछना चाहूंगा जेपी भाई कि आपने कहा वहां मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा उसी कक्ष में मौजूद थे, ऐसा आपने बताया। जो आप लाइव वहां का सीन क्रिएट करके बता रहे हैं, रिक्रिएशन है एक तरीके से, इसको ऐसा कह लें। तो आपने कोशिश नहीं की कि उनको तो कहते कि हुजूर आप देख लीजिए, क्योंकि अधीन तो उनके वो है। अधीन नहीं है, यही तो रोना है, अधीन नहीं है। वो वहां पर एक सुपरवाइजर की कैपेसिटी में वहां पे थे, हमने कहा था उनसे कि सर देखिए क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा यूं हाथ करके इशारा कर दिया, तो यह निर्णय इनको करना है। संजीव भाई 2004 से आज 22 साल हो गए हैं, 12, 13, 14 करीब राज्यसभा के चुनाव हो गए हैं। हर चुनाव में फॉर्म भरता हूँ, सक्रिय रहता हूँ, कभी कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है ग्राउंड के ऊपर। और जो बार बार लोग कह रहे हैं कि मुकेश मल्होत्रा का, तो मुकेश मल्होत्रा पहले एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 2023 में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था और 2025 में कांग्रेस में शामिल होकर लड़ा, उसे दोनों एफिडेविट की है।
उसने जानबूझ के 2023 में छिपाए थे, 2025 छिपाए थे, और फार्म तो हमारे यहाँ भरा ही नहीं गया था, उस वक्त गवाह भरा गया था। उसने कह दिया साहब तो आपने भरा है फार्म। तो ऐसे कोई भी आदमी क्या करेगा? बेचारी मीनाक्षी नटराजन जी बार बार कह रही है कि मैंने ही कहा है, क्या मेरे पास कोई प्रकरण नहीं है, इनमें कोई क्यों नहीं है, फार्म में कहीं गलती नहीं है। और वही बात रिटर्निंग ऑफिसर ने सर्टिफाइड कर दी कि देयर इज नो सच मिस्टेक इन दी नॉमिनेशन फार्म। नॉमिनेशन फार्म में मिस्टेक होती श्रीमान जी तो 1 मिनट में फार्म उड़ जाता, और हमने इसलिए उनको नहीं किया। भैया ठीक है, आप कह रहे हैं इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू चेक इंडिविजुअली। आप कह रहे हैं हमने चेक कर लिया, मैंने कहा उनसे ये फार्म चेक कर लिया। तीसरा फार्म जब हमारे बाद में उन्होंने कहा ये भाई चेक कर लिया, बोले हाँ चेक कर लिया, चेक कर लिया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाई आपको तो सरकार ने भरोसा करके बैठा रहा है, संविधान ने आपको भरोसा करके बैठा रहा है। अगर आप कह रहे हैं हमने चेक कर लिया सब सही है तो फिर जाने दीजिए। पर स्क्रूटनी मतलब क्या होता है? अगर स्क्रूटनी में नहीं पहुंचूं तब भी क्या आप उस फार्म को नहीं देखोगे? क्या आपकी ड्यूटी है देखने की? तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जिस तरह की लोकतंत्र की हत्या की है, ये अरविंद शर्मा जी के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन है, तो उन्होंने न्याय नहीं किया है। और हम इसके लिए निश्चित रूप से हाई कोर्ट, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट जहां भी आवश्यकता हुई जाएंगे, और नेक्स्ट व्यक्तिगत तौर पर इनके खिलाफ हम क्रिमिनल केस रजिस्टर कराने का प्रयास करेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो आप जो करना है आपकी कार्रवाई आपके हाथों में है। और वैसे तो सारी चीजें रिक्रिएशन जो मैं सीन का कर रहा था, तो वहां रिक्रिएशन में वास्तव में होना क्या था? जैसे आपने कहा कि जो प्रतिनिधि जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट के प्रतिनिधि, उसका सीन क्या होना था, और वहां ओवरऑल पिक्चर क्या थी, ये और बताइए, फिर मैं 2-3 सवाल और करूंगा। मैं वही कह रहा हूँ, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को आपने किस बात के लिए अलाउ किया भाई? क्या थे? और बाद में उन्होंने कहा कि भैया ना मैं वकील हूँ इसमें, ना मैं जज हूँ। आपके कितने लोग थे, आप लोग कितने लोग थे, और वो लोग कितने लोग थे? हम 2 लोग, मीनाक्षी नटराजन जी और मैं, और कोई नहीं था। कांग्रेस पार्टी से कोई प्रत्याशी, हम 2 ही लोग थे टोटल। और बीजेपी बाद में हमारे उमंग सिंघार जी ऐसे प्रस्तावक थे, वो आ गए थे क्योंकि वहीं पर थे वो, तो उसमें तो 3 लोगों का मैजिक था, वो बाद में बते उमंग सिंघार जी आ गए थे, बाकी कोई अंदर नहीं था। मेरा ये कहना है, बीजेपी लाइन लगी हुई थी भाई, बीजेपी लाइन लगी थी। भगवान दास सबरानी वहां पर थे, राकेश सिंह वहां पर थे, किलास विजय वहां पे घूम रहे थे, रोहित आर्य वहां पर थे, संदीप गुप्ता वहां पर थे। 6-7 लोग तो ऑलरेडी उनके वैसे ही घूमते फिरते थे, और पीछे लाइन मुड़कर देखा उनके कैंडिडेट भी 3 थे, 3 कैंडिडेट है, तो उसके साथ स्क्रूटनी हो रही होगी शायद, तो वो भी एक नंबर है आपका। ये तो भाई एक आदमी के लिए होगा, एक के लिए रहेगा, बी के लिए रहेगा, यही नहीं मालूम पड़ रहा था एक किसके लिए है, बी किसके लिए। ये 4 लोगों के लिए हो गया क्या? 3 लोगों को हो गया क्या? आप बताइए, जिसका नंबर आए बात करेगा। आपने बाद में ऑर्डर लिख दिया और नीचे लिख दिया कि इसी प्रकार की शिकायत राहुल कोठारी ने की है। राहुल कोठारी तो मैंने, आप देखिए कागज, मेरे पास कागज है, राहुल कोठारी ने शिकायत की। राहुल कोठारी कौन होते शिकायत करने वाले भाई? उन्होंने ऑर्डर में कहीं स्पष्ट नहीं दिखा, ऑर्डर का कोई वो नहीं किया गया, और ऑर्डर जिस तरह से किया है ये निश्चित बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ऑर्डर है। मैं इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे अब अभी यह है कि कुछ घंटे शेष हैं, जो नाम वापसी, इन बिटवीन कुछ रहा, 2-3 विकल्प आपके पास होते हैं। एक विकल्प होता है आप लोग इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास, या जो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास आप गए हैं। एक हाई कोर्ट का है कि इस ऑर्डर को चुनौती दी जाए, तो शायद हाई कोर्ट का अभी तक क्लियर नहीं है, आप उसको तस्दीक अगर हुई हो, अपनी बात हुई हो। और तीसरा है कि जब ये इलेक्शन हो जाए, निर्वाचन पूरा हो जाए, तो पिटीशन होगा। तो अभी किस उस पर ज्यादा बेसिस है आप लोग के? वैसे आपके हायर जो है वो दिल्ली में प्रयास चल रहा है उनका, शायद अभी क्या स्थिति क्या है ताजा? देखिए संजीव भाई, जिस तरह से आज मैंने भी जानकारी प्राप्त की है, दिल्ली के अंदर हमारे 10 लोगों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, अभिषेक सिंघवी जी, विवेक तनखा जी, केसी वेणुगोपाल जी, वहां पर आपके सचिन पायलट जी, सारे लोग वहां पर, जयराम रमेश जी, सब लोग हम मिलने गए हैं, और भी कई वकील गए। तो उनकी चर्चा क्या हुई है, क्या ज्ञापन दिया, क्या चुनाव आयोग ने कहा है, उस पर निर्भर करेगा। और इसके बाद आगे की कार्रवाई निश्चित रूप से एआईसीसी के डायरेक्शन पर होगी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति के रिजेक्ट करने की नहीं है, ये लोग तो हत्या करने का षड्यंत्र है। जिस तरह के एसआईआर में वन साइडेड काम किया था, वो सब यहाँ पे करना शुरू कर दिया है। अब इस तरह करने लगे, इनको कहीं पर भी तो वन नेशन वन इलेक्शन के प्रभारी हैं आदरणीय जस्टिस रोहित आर्या, जो वहां बैठे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी बनाया है, किस साल कैपेसिटी में बैठे हुए थे भाई। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह के दबाव के कारण जो फॉर्मुलेट कराया है, अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि साहब आपने फॉर्मूला नहीं भेजा, आपका षड्यंत्र है। अरे साहब, आपको डाउट था कि आपकी बेइज्जती होगी, चुनाव जीत नहीं पाओगे, आपने कहा यार यही पे खत्म करो ना मामले को, लड़ते रहेंगे। तो आप भी जानते हो इलेक्शन पिटीशन कितनी चलती है, सालों साल चलती है। अगर हम इलेक्शन पिटीशन का इंतजार करेंगे तो इनका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 45 दिन के अंदर हमको पिटीशन दायर करना है। लेकिन एक मजेदार बात यह है, ठीक है जो हुआ हुआ, अगर हमारी पिटीशन अलाउ हो गई कि तीनों मेंबरों की सदस्यता खत्म होगी और दोबारा चुनाव होंगे, ये निर्णय अगर हमारी पिटीशन स्वीकार होती है तो इनके चुनाव बचेंगे नहीं। मैं आखिरी सवाल यही पूछने वाला था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी, निर्वाचन आयोग के प्रभारी होने के नाते, क्या आपको अभी इसमें क्या क्या होप्स क्या बची दिखती है तत्काल, यदि ये जो अब कुछ घंटे शेष है इसमें कुछ आपको दिखता है कि इसमें भी कुछ हो सकता है, संभावनाएं देखते हैं आप? नहीं, न्याय की उम्मीद है हमें।
हमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य चुनाव आयोग से हमें उम्मीद है। उसके बाद हो सकता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए हमारे लोग जाएंगे, हमारे सीनियर एडवोकेट और एआईसीसी का निर्णय होगा। तो इसी उम्मीदों के बारे में कुछ बहुत उम्मीदें हैं। अगर न्याय जिंदा है तो बहुत उम्मीदें हैं, और न्याय को अगर उन्होंने कहीं गर्दन पकड़ के रखी हुई है बड़े लोग और इन लोगों ने, तो फिर किसी को कोई उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जेपी भाई, आपने जो एक रिक्रिएट किया वो पूरा जो निर्वाचन जो अधिकारी हैं उनके जो रूम का कक्ष का जो पूरा ड्रामा था, वो एक ड्रामा इन द सेंस कि एक पूरे का पूरे जो वहां चल रहा था और उसमें क्या क्या हो रहा था, करने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे जेपी धनोपिया, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जो निर्वाचन आयोग है उसके प्रभारी हैं, और वो पूरा सीन उन्हें क्रिएट किया कि वहां चल क्या रहा था। ये आपको कोई नहीं देगा, ये गोदी मीडिया, मोदी मीडिया या और भी जो लोग हैं, इस तरह की, मैं कहूंगा तो थोड़ा लगेगा कि मैं कोई अहंकार से बात कर रहा हूं, किसी में इतनी ताकत नहीं है दिखा सकी सच क्या था, कि वहां सीन था क्या, ये सीन था, कैसे उस ऑर्डर को, लिखा हुआ ऑर्डर पहले से लिखा हुआ इस तरह की, वो धनोपिया जी ने कहीं इसको इंगित किया, और साथ में कितने लोग क्या इशारे की, पहले बोला कल 11 बजे आइए, फिर कहा तत्काल आइए, 5 बजे आइए, 5:30 बजे आइए, और जब पहुंचते हैं तो वो जितनी आपत्तियां कांग्रेस की थी उसका कोई उल्लेख नहीं, ऑर्डर लिखा रखा था। तो ये है वो जो कहीं कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और जो विवेक तनखा साहब ने कहा है कि पहले लूटा जाता था, वोट हथियाए जाते थे चोरी की थी, अब सीट चोरी की जाएगी। इस जो हमारी चर्चा थी इसमें इतना ही। आपसे अनुरोध होगा कि ये जो पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपका जो अपना इसको लेकर प्रतिक्रियाएं हों, आपके जो कमेंट्स हो, जरूर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा, और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समराइट देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।